नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस एंड टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट डिस्कस टॉपिक थ्रू आउट द इंडिया राइट नाउ इज यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्यों ये इतना चर्चा का विषय बना हुआ है? अभी इस वीडियो में हम ये सारी चीज को समझेंगे, क्या इसके फेवर हैं, क्या इसके अगेंस्ट हैं, क्या इसका संविधान कहता है और ये लॉ किस चीज के ऊपर फोकस करता है। और इस वीडियो के अंत तक आप हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो के अंत तक हम आपसे इतना प्रॉमिस जरूर कर सकते हैं कि आप यहाँ से जरूर कुछ सीख के जाइएगा। और इस वीडियो के बाद अगर आप कहीं किसी डिबेट में बैठते हो या आप खुद भी अगर चिंतन करते हो, सोचते हो, तो आपके पास एक वैलिड पॉइंट होगा इस यूसीसी के बारे में सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। देखिए, समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत दशकों से चला आ रहा है। इस बात से आप समझिए कि ये 1954 से चला आ रहा है, जब से स्पेशल मैरिज एक्ट बना था। स्पेशल मैरिज एक्ट बना था उस वक्त 1954 से यूसीसी के बारे में बात किया जा रहा है। साथ ही साथ 1956 में जब हिंदू कोड बिल पास हुआ था उस वक्त भी यूसीसी के बारे में बात किया जाता था। 1986 शाहबानो केस के वक्त भी यूसीसी के ऊपर में हाईलाइट किया गया था, जब राजीव गांधी की सरकार थी। 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम सर प्रेसिडेंट जब थे, वो भी इस चीज को हाईलाइट किए थे यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। साथ में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी एक बार हाईलाइट किया था कि यूसीसी के बारे में अब सोचा जाए। 2023 में जो अभी रनिंग ईयर चल रहा है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को थोड़ा बड़ा बना दिया है। किस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे? रीजन पहले इनका ये समझिए, क्योंकि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो ही था कि हम यूसीसी को लाएंगे। तो जब इलेक्शन मैनिफेस्टो था तो इनका जो विजन है वो क्लियर था कि मुझे यूसीसी लाना है। और किसी ग्रेट मैन ने कहा है कि देयर इज नो गुड टाइम फॉर मेकिंग अ गुड लॉ। कोई अच्छा वक्त नहीं होता है अच्छा कानून को बनाने के लिए। आपका इंटेंशन सही हो तो अभी कानून बना दीजिए। तो आप सोचेंगे कि इंटेंशन सही हो तो अभी कानून बना दीजिए, तो लोगों के वोटिंग का क्या? तो देखिए, सोशल मीडिया पे जो ये स्प्रेड हो रहे हैं कि आप यूसीसी के फेवर में, अगेंस्ट में अग्री और डिसएग्री कीजिए, आपके वोट से कोई कानून बन जाएगा, तो पहले उसके बारे में समझ लीजिए। ये आर्टिकल 44 का विषय है। आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर आता है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है। स्टार्टिंग में 395 थे, अभी उसे अमेंडमेंट करके 448 कर दिया गया है। और इस 395 आर्टिकल को समझने के लिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं और उस चैप्टर का एक टॉपिक का नाम होता है, ताकि वो अंदर में जो भी कुछ पढ़े उस चैप्टर के टॉपिक से ही पता चल जाए। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में 22 पार्ट्स है। अमेंडमेंट करके भले 25 हुआ है, आप 22 के हिसाब से समझिए। तो 22 पार्ट्स हैं जो चैप्टर की तरफ है। उस चैप्टर 22 के अंदर में टोटल 395 आर्टिकल्स है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है 44, आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में बात किया गया है। और आर्टिकल 44 आता है डीपीएसपी, जो कि पार्ट 4 मतलब चैप्टर 4 में डिस्कस किया गया है। तो पहला पार्ट जो था वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बात करता है, दूसरा पार्ट सिटीजनशिप के बारे में बात करता है और तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। ये तीनों पार्ट मैंने अपने वीडियो में कवर किया है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और चौथा पार्ट डीपीएसपी के बारे में बात करता है और डीपीएसपी के अंदर ये आर्टिकल 44 आते हैं। और वो डीपीएसपी जो पार्ट है, पार्ट 4, जिसे आप चैप्टर भी समझ सकते हैं, उसके अंदर कवर होते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51। तो 44 भी आ गया। डीपीएसपी का दो इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए तो आपका डॉट क्लियर हो जाएगा कि लोग ये सोशल मीडिया पे जो स्प्रेड कर रहे हैं इससे आप कैसे बच सकते हैं। डीपीएसपी का दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीपीएसपी के अंदर जो भी आर्टिकल रखे गए हैं पूरे संविधान में 36 से लेकर 51, इसमें डायरेक्ट ये इंस्ट्रक्शन है कि ये टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि इसके अंदर डीपीएसपी के अंदर जो भी कानून है, मतलब जो भी आर्टिकल है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है, टोटली डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट कि इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक समझिए। दूसरा चीज, इसके अंदर जो भी आर्टिकल आते हैं, मतलब डीपीएसपी के अंदर पार्ट 4 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 जिसका नाम डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके अंदर जो भी आर्टिकल आते हैं 36 से लेकर 51, इसको आप कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हो कि इसे इन्फोर्स किया जाए। तो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हो कि गवर्नमेंट इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए। इन्फोर्सिएबल ही नहीं है। तो ऐसे कानून को डीपीएसपी में रखा गया, ऐसे आर्टिकल को डीपीएसपी में रखा गया है जो कि टोटली डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट कि इसे इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। और अगर नहीं भी करते हैं तो ये इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट नहीं है। तो इस चीज को पहले ध्यान ले। तो इस चीज से आप ये तो क्लियर हो गया कि आर्टिकल 44 भी डीपीएसपी का पार्ट है 36 से 51 के बीच में। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इस कानून को लाए या ना लाए।
मैंडेटरी नहीं है। और साथ ही साथ अगर ये नहीं भी आती है तो, और आती भी है तो आप इसको कोर्ट में क्या कर सकते हो, चैलेंज कर ही नहीं सकते हो कि इस कानून को क्यों लाया गया या नहीं लाया गया, इन्फोर्सेबल ही नहीं है। तो डीपीएसपी ऐसा क्यों बना, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। जब लॉ मेकिंग बॉडी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो सारे आर्टिकल को सजा के जब वो ये देखे कि कुछ चीज ऐसे हैं जो पर्सनल चीजों को लेके अफेक्ट करता है, पर्सनल लॉ को अफेक्ट करता है, तो ऐसा ना हो कि जब तक सोसाइटी मॉडर्न ना हो, सिविलाइज ना हो, एडुकेटेड ना हो, लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए कि ये क्या बना दिया। इसीलिए इस चीज को डीपीएसपी के अंदर रख दिया जाता था, ताकि जब भी गवर्नमेंट को ये लगे कि सिचुएशन सही है तो अब एक कानून हम बना सकते हैं। क्योंकि डीपीएसपी जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसमें ऐसे अच्छे अच्छे लॉ है ना कि आप सुनोगे तो आपके अंदर में एक लालच आएगी कि क्यों ना इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट्स के ऊपर। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो डीपीएसपी के अंदर एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें ये बताया जाता है कि जो मैटरनिटी लीव होती है वुमेन के लिए, मैटरनिटी लीव तो वुमेन के लिए कंपलसरी है ही, लेकिन साथ ही साथ हस्बैंड को भी मिलनी चाहिए। वो भी कब, डिलीवरी के 15 दिन पहले और डिलीवरी के 15 दिन बाद। मतलब डिलीवरी के पहले भी, बिफोर 15 दिन का लीव होना चाहिए, और डिलीवरी के आफ्टर भी 15 डेज का लीव होना चाहिए। तो मतलब टोटल कितना हो गया, 1 महीना का लीव। तो क्या आपने कहीं देखा है हस्बैंड को भी मैटरनिटी लीव के बदले में मिलता है कुछ, 1 महीना का छुट्टी लीव मिलता है? नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी है तो वो डिपेंड करता है उस एम्प्लॉयर के ऊपर कि उसे अगर लगता है कि देना चाहिए तो वो दे देता है। और अगर कोई एम्प्लॉयर नहीं दे सकता है तो आप उसको लेके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो कि मैटरनिटी लीव के चक्कर में हस्बैंड को भी छुट्टी लीव मिलना चाहिए ताकि वो उसके देख रेख कर सके। क्योंकि देखिए इसे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके मेरिट और डीमेरिट, एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत है, लोग इसके गलत यूज भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे चीज को डीपीएस में रखा जाता है ताकि सिचुएशन को देख के अकॉर्डिंग टू स्टेट्स उन्हें लगे कि इसे करना चाहिए तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज से पहले बचे कि अगर मैं सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो रहा है तो अग्री डिसएग्री से बचे, वहाँ पूरा फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस आ जाता है। पता चला अग्री डिसएग्री बाद में होगा, लॉ बाद में बनेगा, आपका पर्सनल डिटेल जाएगा और आपका वॉलेट खाली हो जाएगा। तो उस चीज से थोड़ा बचे। तो आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी का विषय है, और इसमें कहा जाता है कि स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लॉ बनाए या ना बनाए, मैंडेटरी नहीं है। साथ ही साथ जो भी लॉ बनेंगे उससे इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। समझ गए आर्टिकल 44। अब देखिए यूसीसी, इसमें कहा जाता है कि ये पर्सनल लॉ को अफेक्ट करेगा। तो ये देखिए पर्सनल लॉ को ये अफेक्ट नहीं करेगा, पर्सनल लॉ में कुछ अमेंडमेंट करेगा। अब उसको कुछ लोग इसे अफेक्ट के तौर पे देखते हैं, कुछ लोग इसे सुधार के तौर पे देखते हैं, अमेंडमेंट के तौर पे देखते हैं। हम आप समझेंगे क्या है। तो देखिए ये कवर करेगा इन 6 एरिया को यूसीसी। मैरिज हो, शादी हो, डाइवोर्स हो, तलाक हो, मेंटेनेंस हो, रख रखाव के लिए जो पैसे मिलते हैं, एडॉप्शन हो, गोद लेना हो, इनहेरिटेंस विरासत में जो चीजें मिलती है, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो मतलब उत्तराधिकार, प्रॉपर्टी में, संपत्ति में उत्तराधिकार, इस सब एरिया को यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, कवर करेगा। तो कवर कैसे करेगा, देखिए शादी में आपने देखा होगा कि एक धर्म के लोग 1 या 2 शादी करते हैं, दूसरे धर्म के लोग 2-4 शादी कर लेते हैं। तो इस चीज पे रोक लगेगा, इसे प्रोहिबिट किया जाएगा कि सब इक्वल हो, कि इंडिया में हो तो सब इक्वल वे में हो। ये नहीं कहा जा रहा है कि आपके जो शादी करने के प्रोसेस हैं, अगर हिंदू अग्नि को साक्षी मान के शादी करते हैं तो हम उस चीज को मना करेंगे, बिल्कुल नहीं। वो बस ये कहेंगे नंबर्स ऑफ जो शादी होगा, नंबर्स ऑफ जो मैरिज होगा उसके ऊपर हम प्रोहिबिट करेंगे। 1 से 2 आप स्पेशल केस में कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि 3-4 कर लो, ऐसे रेशियो बहुत कम है। साथ ही साथ जो मुस्लिम लॉ है उन्हें भी कहा जाता है कि आपको जो कबूल है काजी के सामने करना है वो सब प्रोसेस आप अपना ट्रेडिशन निभाइए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर्स ऑफ मैरिज जो है वो प्रोहिबिट करेंगे वो। तो इस लॉ में ये चीज है। साथ ही साथ जो एज बार होते हैं, किसी लॉ में ये है कि आप 21 के बाद कर सकते हो, किसी में 18 के बाद कर सकते हो, किसी में 14 के बाद कर सकते हो। तो एज बार एक ही देश में एक होना चाहिए, सेट कर देंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। समझ गए। साथ ही साथ डाइवोर्स में आपने देखा होगा वर्बली लोग तलाक देते हैं, डाइवोर्स देते हैं। तो उस चीज को तो पहले खत्म कर दिया गया। तलाक भी जो खत्म हुआ है ना, अभी भी ये तलाक है 3 तलाक। तो 3 तलाक में 3 तरह के तलाक होते हैं। एक होते हैं तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके बिद्दत। तो तलाके बिद्दत जो था उसी को ट्रिपल तलाक कहा जाता था, जो कि वर्बली ओरली हो जाता था। उस चीज को खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी 2 तलाक है। तो कहा जा रहा है इस यूसीसी के माध्यम से कि जो भी डाइवोर्स होंगे, चाहे भी किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से क्यों ना हो, सब क्या होंगे, लीगल वे में होंगे, कानूनी तरीके से होंगे। ठीक है, मैंने कोर्ट से टाइम लेना होगा कि हमें डाइवोर्स चाहिए, उसके लिए म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, उसके बाद ही, ये नहीं कि आप ओरली वर्बली कोई भी काम कर लो। साथ ही साथ मेंटेनेंस में, रख रखाव के जो पैसे मिलते हैं, चाहे वो बिहाफ ऑफ वाइफ हो, बिहाफ ऑफ हस्बैंड हो, सबके लिए इक्वल हो। समझ गया।
एडॉप्शन, गोद लेने वाला जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो भी सारे सिटीजन के लिए एक हो, क्योंकि गोद में भी ना बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है कि मेल जो है वो कभी किसी फीमेल जेंडर को नहीं ले सकते हैं, जो फीमेल है वो किसी मेल को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ एज बार जो हो वो 21 ईयर्स हो। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए अगर ऐसा होता कि मेल फीमेल को गोद ले सकते हैं, तो एक 25 साल का लड़का फीमेल को गोद ले लेता 21 ईयर्स का, तो फिर तो गोद लेता बाद में कुछ दूसरा ही कांड हो जाता। तो इस चीज को एज बार होना, एक सेट होना जरूरी होता है। तो लॉ जो होता है कोई पॉजिटिव वे में सोच के ही बनाया जाता है, किसी निगेटिव वे में नहीं सोच के बनाया जाता है कि इससे दूसरे का क्या हो, डिसएडवांटेज हो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो एडॉप्शन का जो रूल होगा, जो भी लॉ होगा, वो अमेंड होगा यूसीसी से, सबके लिए इक्वल सेट होगा। इनहेरिटेंस, विरासत में जो चीज मिलती है ना, वो भी सबके लिए इक्वल हो। अब देखिए, इसमें मुस्लिम लॉ हो या क्रिश्चियन लॉ, इसमें डॉटर को इनहेरिटेंस में कुछ मिलता नहीं है। तो इस चीज को इक्वल करने के लिए सबके लिए इक्वल हो, इक्वालिटी हो। साथ ही साथ सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उत्तराधिकार जो होते हैं उसमें भी बहुत सारे नहीं होते हैं। आपने अगर लॉ फील्ड से तो आपने सुना होगा दया भागा लॉ, मिताक्षरा लॉ, जिसमें बहुत सारे जो प्रॉपर्टी होते हैं ना, चाहे वो इंसिस्टर हो या करेंट हो, उस सब में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, ताकि जो भी सक्सेशन हो, जो भी उत्तराधिकार हो, वो सबके लिए क्या हो, इक्वल हो। तो इस सब में आप एक चीज देखिएगा, आप फेवर का चीज पहले बता दूं, इस सब में आप एक चीज देखिएगा, रियल सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। रियल सेक्युलरिज्म मतलब इस देश में तो हर धर्म के लोग रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं, तो और हर धर्म के लोग अपने प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन हर धर्म के लोग के लिए क्रिमिनल लॉ भी सेम है। अगर कोई मर्डर करता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता है कि तुम कौन से रिलीजियस के हो, तुमने मर्डर किया है तो सेक्शन 300 तो तुम्हारे ऊपर लगेगा। तो जब क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है, तो पर्सनल लॉ में कुछ चीज अगर सुधार के साथ की हो रही है, तो वो क्यों ना एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए एक बार सेट हो। ठीक है, ये रियल सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ ये जो अपना डेवलपिंग कंट्री है, ये अब मॉडर्न हो चुका है, लोग एडुकेट हो चुके हैं, तो इस चीज को समझेंगे। इसीलिए ये मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन का क्या होगा, साइन है कि ये देश अब बढ़ रहा है, सब इक्वली क्या हो रहे हैं, ट्रीट हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ पूरे इस 6 एरिया में आपने ये देखा होगा, ये पूरे राइट्स देता है किसको, ओमेन को, क्योंकि सफर ज्यादातर ओमेन होते हैं, चाहे शादी से लेके हो, डाइवोर्स से लेके हो, मेंटेनेंस हो, एडॉप्शन हो, इनहेरिटेंस हो या सक्सेशन हो, वोमेन्स का बहुत कम अधिकार इस सब में मिला हुआ है। आप ही सोचिए ना, अगर एक मैन 4 वाइफ रख सकता है, तो अगर एक वाइफ अगर 4 हस्बैंड रखे, तो फिर क्या मैन उसे अलाउ करेगा, कभी नहीं ना। तो इस चीज में, इस चीज को भी फोकस किया गया है कि जो वोमेन्स का राइट हो उसके ऊपर में ध्यान दिया जाए। ठीक है, उसके ऊपर को बढ़ावा मिलना चाहिए। देखिए, अगेंस्ट में मुझे सिर्फ 2 चीजें दिख रही है, अगर आपको दिखे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। पहला तो वोट बैंक। वोट बैंक ऐसा कि लोग ये सोचते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर ताकि इसको नहीं लाए तो अपना वोट बैंक बचा रहेगा, ये एक मुद्दा का विषय है। साथ ही साथ जो पर्सनल लॉ है ना, इसको एक हवाला देके कि इसका हम इसको बेसिस मान के कि पर्सनल लॉ अफेक्ट हो जाएगा, इसलिए इस चीज को बोल के हम इस चीज को दबा के रखेंगे, तो वोट बैंक बना रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ अगेंस्ट की बातें हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जितना बोलने सुनने का अधिकार मेरा है उतना आपका भी है, तो आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। अब इस चीज को समझिए, जो मैंने कहा आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में इसके ऊपर बात किया गया है कि स्टेट्स को इस चीज को लाना चाहिए। आर्टिकल 44 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डीपीएसपी के पार्ट है, पार्ट 4 में, कि स्टेट्स को, संविधान कहता है कि स्टेट्स को पूरे सिटीजन के लिए एक सिक्योर लॉ जो यूसीसी है, इसको थ्रू आउट द इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना चाहिए। इसीलिए कोशिश किया जा रहा है। इसके पहले कोशिश ही नहीं हुआ था, अभी इंटेंशन सही है, मेजोरिटी है, तो कोशिश किया जा रहा है कि अपना देश जो है डेवलपिंग है, मॉडर्न है, तो अब इस चीज को लागू कर देने से लोगों को प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, और एरिया सिर्फ ये 6 कवर हो रहे हैं, सबके सब चेंज नहीं होने वाले हैं। तो आर्टिकल 44 में यही कहा जा रहा है। अब इसके अगेंस्ट में सबसे बड़ी बात जो है, लोग ये सोचते हैं कि इससे रिलीजियस फ्रीडम जो है, जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल अधिकार है, पार्ट 3 में दिया गया है, वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, मतलब 12 से लेकर 35 तक बताया गया है, जिसमें कहा गया कि 6 तरह के फंडामेंटल एक राइट आदमी को मिलता है। उसमें से एक रिलीजियस फ्रीडम भी है, जो आर्टिकल 25 और 26 में बात किया गया है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि आर्टिकल 25 और 26 जो रिलीजियस फ्रीडम है, मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उस चीज को ये प्रोहिबिट कर देगा। उस चीज को आर्टिकल 44 क्या करेगा, प्रोहिबिट कर देगा। लोग ऐसा समझ रहे हैं। तो देखिए, संविधान में सब कुछ का प्रोविजन है। संविधान ऐसे ही नहीं बन गया कि एक आर्टिकल के कारण दूसरा आर्टिकल गड़बड़ हो जाए। तो अगर ये 25-26 को वायलेट कर देगा या उल्लंघन करेगा, तो सिंपल समझिए, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट 12 से 35 है, तो ये तो इसी के अंदर आया, 13 और 15। तो आर्टिकल
12 तो डिफिनेशन का काम करता है। 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब संविधान बनने से पहले हो या संविधान बनने के बाद हो, कोई भी कानून ऐसा अगर बनता है जो किसी के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करेगा, उल्लंघन करेगा, तो वो कानून अपने आप में इनवैलिड हो जाएगा, खारिज किया जाएगा। ठीक है, किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए, आर्टिकल 13 कहता है। तो जब आर्टिकल 13 पहले ही ये चीज कह दिया है कि कोई भी कानून ऐसा बने जो किसी के फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन करता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, तो 25 और 26 जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका उल्लंघन कैसे हुआ, फिर नहीं ना हुआ, फिर तो ये इनवैलिड हो जाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 15 क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ना ही सिटीजन ना ही गवर्नमेंट। रेस, रिलीजन, कास्ट, आपने आर्टिकल 15, एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, आपने शायद देखी होगी, तो उसमें क्या देखा था, रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ होगा तो ये कानून बनेगा नहीं ना, तो इसका वायलेशन नहीं हो रहा है। अगर होता तो एज पर आर्टिकल 13 ये अपने आप में कैंसिल हो जाया होता। तो आई होप ये जो सारे मुद्दे हैं ना, इससे आपको एक वैलिड पॉइंट मिला होगा। इनफैक्ट आप ये समझिए, गोवा यूसीसी कानून को फॉलो कर चुका है, वो पुर्तगाली कानून को छोड़ के यूसीसी कानून वहाँ पे चलती भी है। तो गोवा पहला स्टेट है जहाँ यूसीसी कानून ऑलरेडी इंप्लीमेंट है। तो ये मैंने अपने तरीके से आपको सारे चीज को समझा दिया, समराइज कर दिया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अब आपका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अगर आपका इससे कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप हमसे जरूर शेयर करें। एंड में मैं आपको यही बता सकता हूं कि देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो एंड होने तक आपके पास एक वैलिड पॉइंट होंगे कि जब भी आप कहीं डिबेट में जाओगे यूसीसी के, तो आपके पास कुछ बोलने के तर्क रहेंगे। तो इससे हम इतना तो उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि आपके पास एक वैलिड पॉइंट होगा, कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि यूसीसी क्या है, किसके ऊपर इफेक्ट किया जाता है, कौन सा कानून के अंदर आता है, इससे अगर कोई आर्टिकल वायलेट होता है तो उसे रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये कब से चले आ रहा है, क्यों इसके लोग फेवर में हैं, क्यों इसके लोग अगेंस्ट में हैं, ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इस वीडियो से अगर कुछ आपको यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, तो आप जरूर इसे लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो बनने वाले हो, अगर अपलोड करता हूं मैं, तो आप तक वो नोटिफाई एज सुन एज पॉसिबल हो सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।